हेलो एस्पिरेंट्स। विजन आईएएस के इस वीकली राउंड अप के नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 2 नवंबर से और 8 नवंबर के बीच जो खबरें चर्चा में रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उनका परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं और परीक्षा के लिए उनको तैयार कर सकते हैं और उनसे जुड़े पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड रहा है और आने वाले समय में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन खबरों को कवर करेंगे। तो अभी चीन द्वारा थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर ये विकसित किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत द्वारा अपनी सबसे भारी संचार सैटेलाइट GSAT-7R को प्रक्षेपित किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। भारत की 2 सहकारी समितियां विश्व की शीर्ष सहकारी समितियों में इनका नाम आया है, तो वो कौन सी सहकारी समितियां, भारत में सहकारी व्यवस्था क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। भारत द्वारा नेक्स CAR-19 थेरेपी कैंसर के उपचार में इसका विकास किया गया है, तो ये थेरेपी क्या होती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। साथ ही भारत में गिद्ध आकलन पर रिपोर्ट अभी हाल ही में ये हुआ है, तो इसको हम जानेंगे कि भारत में गिद्धों की क्या स्थिति है और क्या ये रिपोर्ट कहती है। साथ ही WEF द्वारा कृषि में डीप टेक को उपयोग को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, कैसे कृषि में हम डीप टेक का उपयोग कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो अधिवक्ता चर्चा में रहा है, ये वर्ड क्या होता है, वकील से कैसे ये अलग है, इसको हम समझेंगे। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रतिबंध कैसे लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं, क्या होते हैं, इसको हम जानेंगे। मेघालय की उमंगोट नदी ये चर्चा में, इसको हम समझेंगे। GPS स्पूफिंग जैसी घटनाएं लगातार देखने को बढ़ रही हैं, तो ये क्या घटनाएं होती हैं, क्या इनसे खतरा है, इसको हम जानेंगे। बिहार की गोगाबील झील जो है उसको रामसर कन्वेंशन में स्थान दिया गया है, इसको हम जानेंगे। साथ ही क्रिसमस द्वीप ये चर्चा में रहा है और सुर्खियों में रहे स्थल में हम पेरू की चर्चा करेंगे, तो पेरू चर्चा में रहा है, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति और इसकी भौगोलिक विशेषता, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की हमारी पहली जो मुख्य खबर है वो क्या है। तो अभी चीन के द्वारा थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर ये विकसित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के लिए जो थोरियम है, थोरियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में विद्यमान है, लेकिन अभी तक हमारे पास में थोरियम से ऊर्जा निर्माण का हमने अभी तक, हमारा रिएक्टर विकासशील चरण में है, अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं, जबकि चीन द्वारा उसका विकास कर लिया गया है। तो चीन ने अपने TMSR द्वारा पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन का रूपांतरण करने का सफलतापूर्ण कार्य इन्होंने किया है, तो चीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में भारत भी ऐसा करेगा तो भारत के लिए भी जो ऊर्जा सुरक्षा की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं इससे दूर हो जाएगी। और चीन द्वारा जो ये थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर जो विकसित किया गया है, ये विश्व का एकमात्र संचालित मोल्टन सोल्ट रिएक्टर है, अर्थात चीन में ही सिर्फ ये टेक्नोलॉजी विद्यमान है और किसी देश के पास में ये टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, भारत अभी विकास कर रहा है। और ये जो है थोरियम से यूरेनियम के रूपांतरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है, क्योंकि थोरियम का उपयोग हम सीधा ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं, है ना। थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करके ही ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसको भी हम आगे न्यूज़ में कवर करेंगे। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो साइंस टेक है, साइंस टेक में हमारा ये टॉपिक कवर होगा और विशेष रूप से जो परमाणु प्रौद्योगिकी है उसमें ये टॉपिक हमारा कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर है ये क्या है। तो ये सबसे पहले चौथी पीढ़ी का उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 1950 के आसपास जो रिएक्टर उपयोग में लाए जाते थे उनको पहली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर कहा जाता था। उसके बाद जो विकास हुआ उसे द्वितीय पीढ़ी और फिर तृतीय पीढ़ी का भी हम वर्तमान में उपयोग रिएक्टर्स का कर रहे हैं। तो उसी चरण में ये अभी तक की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है चौथी पीढ़ी, उसका ये रिएक्टर है। और ये उच्च तापमान वाले मोल्टन सॉल्ट यानी कि पिघले हुए नमक को शीतलक या कूलेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अभी तक हम देखते थे जैसे हम दाबित जल या प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को अगर हम उपयोग करते थे वहां पर हम जल का उपयोग करते थे शीतलक के रूप में। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अधिकांश परमाणु रिएक्टर है वो किसी नदी या किसी जल स्रोत के पास उसका विकास किया जाता था या स्थापित किए जाते थे। लेकिन अब इसको बिना जल के भी ये इसे ठंडा रख सकता है, अर्थात यहाँ पर हम मोल्टन सॉल्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा, अगर हम इसे जो रेगिस्तानी इलाके हैं या फिर जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है ऐसे क्षेत्रों में भी हम इन रिएक्टर्स को स्थापित करके और वहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा की जा सकती है। इसी के साथ में ये वायुमंडलीय दाब पर संचालित होते हैं, अर्थात इनके लिए अलग से हमें कोई प्रेशर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये
इसकी वजह से ये सस्ते भी हो जाते हैं और अधिक सुरक्षित भी हो जाते हैं, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब पर ये संचालित होते हैं। इसी के साथ ये उच्च तापमान पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है कि जब उच्च तापमान होगा तभी जो सॉल्ट है वो पिघलेगा और उसके बाद में ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होगा, और जो मोल्टन सॉल्ट है उसका उपयोग यहाँ पर शीतलक के रूप में किया जाता है। अभी तक हम जो देखते थे वहां पर हम जल को या फिर भारी जल को मुख्य रूप से शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता था, यहाँ पर मोल्टन सॉल्ट का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसके और क्या मुख्य लाभ होंगे, तो सबसे पहले ये पैसिव सुरक्षा प्रणाली यहाँ पर रहेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो यहाँ पर सोल्ट के प्लग्स लगे हुए होते हैं वो अपने आप पिघल जाएंगे, जिससे कि जो अभिक्रिया वहाँ पर चल रही है रिएक्टर के अंदर, जो परमाणु संलयन परमाणु विखंडन की जो मुख्य प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, वो अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। इससे जो ये अधिक सुरक्षित हो जाता है। ये उच्च रेडियो एक्टिव स्तर वाले अपशिष्ट का कम उत्सर्जन ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोरियम से थोरियम से उत्पन्न ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो प्लूटोनियम आधारित ईंधन है उसकी तुलना में ये कम दीर्घ सक्रिय एक्टिनॉइड्स या रेडियो एक्टिव धात्विक तत्व को ये उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थोरियम का उपयोग करते हैं, ना कि प्लूटोनियम का या यूरेनियम का। तो इसीलिए यहाँ पर ये अधिक ज़्यादा हमारा पर्यावरण फ्रेंडली ये हो जाता है। इसके अन्य लाभों की बात करें तो ये और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता ये रखता है। इसीलिए जो थोरियम आधारित जो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है ये अधिक ज़्यादा किफ़ायती, अधिक ज़्यादा प्रभावी ये होने जा रहा है, और भारत के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय रखता है। अब अगर हम थोरियम ईंधन की बात करें तो जो थोरियम ईंधन है वो परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाने वाला जो यूरेनियम 233 है ना, इसको इसमें परिवर्तित करके फिर थोरियम का उपयोग किया जाता है। जो थोरियम होता है, थोरियम 232 ये इसका नाम होता है, जबकि इसको जब यूरेनियम 233 में परिवर्तित करके ही इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये एकमात्र समस्थानिक है थोरियम का, अर्थात जो थोरियम 232 है ये इस अवस्था में प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। थोरियम जो होता है वो यूरेनियम की तुलना में लगभग दुनिया में 30 गुना अधिक मात्रा में विद्यमान है, और भारत में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है। लगभग विश्व का लगभग 25% जो है वो भारत में ही विद्यमान है। ठीक है, लेकिन जो इसको प्राप्त करने की लागत है वो यहाँ पर अधिक है, इसीलिए इसका उपयोग सीमित किया जाता है। क्योंकि जो थोरियम है, थोरियम यहाँ पर मोन्जाइट के साथ पाया जाता है ना। मोन्जाइट एक प्रकार से जो रेत है, रेत में घुला हुआ होता है, तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी जो खर्चीला होता है, इसीलिए इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है विस्तृत रूप से। भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें तीसरे चरण में थोरियम को ही बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करने का ये लक्ष्य रखा गया है। और जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये त्रिस्तरीय 3 चरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है, और इसे हमारे जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो भारत का एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, और इस रिएक्टर में थोरियम ईंधन चक्र की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और भारत भी अपना इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर इसको भी विकास ये कर रहा है। अर्थात भारत थोरियम के संदर्भ में 2 स्तर पर काम कर रहा है। एक तो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, यहाँ पर भी थोरियम का उपयोग किया जाएगा, है ना। और एक भारत अपना खुद का मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर ये भी विकसित कर रहा है, इसमें भी थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से ईंधन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि भारत में थोरियम के भंडार कितने ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में विश्व के सबसे अधिक थोरियम भंडार पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 25% जो थोरियम है वो भारत में ही पाया जाता है, और ये भी केरल और उड़ीसा के जो मोन्जानाइट रेत है ना, जो केरल का ये तट है, उड़ीसा का ये तट है, यहाँ पर जो मोन्जानाइट रेत है उसके साथ ये पाया जाता है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन क्षेत्रों में भी भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। अब न्यूज़ की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो थोरियम है, थोरियम को हम सीधा ईंधन के रूप में उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो जो परमाणु ईंधन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिसाइल। फिसाइल जो होता है ये सीधा विखंडन इसका हो सकता है, इसलिए इसका सीधा उपयोग किया जा सकता है, जो कि यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जो थोरियम है ये फर्टाइल होता है, ये इसका सीधा विखंडन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इसका उपयोग
सीधा ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, इसको पहले परिवर्तित करना पड़ेगा। यहाँ पर जो थोरियम 232 है इसको यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ेगा और उसके बाद इसका उपयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। क्या इस श्रृंखला की अभिक्रिया शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, यूरेनियम कर सकता है लेकिन थोरियम नहीं कर सकता, उसके लिए बाहरी ईंधन की आवश्यकता होती है। पारंपरिक रिएक्टरों में इनका उपयोग अधिक आसान होता है जबकि इनका उपयोग बहुत कठिन होता है, इसीलिए अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनके लिए जो आदर्श प्रकार के रिएक्टर होते हैं वो यहाँ पर जो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं वो यहाँ पर होते हैं, और थोरियम के लिए जो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स हैं वो यहाँ पर अधिक आदर्श रिएक्टर होते हैं। इनकी जो अवसंरचना है ये पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पर ये जो थोरियम है वो अभी नई टेक्नोलॉजी है और वो अभी विकासाधीन है, अभी उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम, क्योंकि जो थोरियम है, थोरियम फर्टाइल है ना कि फिसाइल, इसलिए इसका उपयोग हम सीधे तौर पर ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पर अगर हम बेस्ड क्वेश्चंस को देखें तो यूपीएससी में 2016 में प्रश्न पूछा गया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, उस टाइम ये रिएक्टर चर्चा में था, तो इसके भारत को क्या लाभ हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, सारे ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर कमेंट में इसका आंसर बताइए। ऐसा ही भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी पर भी एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत में जो कुछ परमाणु रिएक्टर हैं वो IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि कुछ नहीं रखे जाते हैं, तो उसका क्या कारण है ना। तो और एक ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एजेंसी क्या है इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस पर प्रश्न यूपीएससी द्वारा पहले पूछा जा चुका है, आगे भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि लगातार ये न्यूज में रहती है। अब भारत के थोरियम भंडारों को देखते हुए ये एक प्रश्न आने की संभावना है। अभी तक यूपीएससी ने सीधा प्रश्न नहीं पूछा है थोरियम भंडार पर, तो ये प्रश्न है कि भारत विश्व के प्रमुख थोरियम भंडारों वाले देशों में से एक है जो इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अनोखा अवसर प्रदान करते हैं। चर्चा कीजिए, भारत के थोरियम भंडार किस प्रकार उसकी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीतियों में योगदान दे सकते हैं। साथ ही भारत में जो थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उनका विश्लेषण यहाँ पर आपको करना है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताइए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप शामिल करेंगे, किस प्रकार से जो थोरियम है वो भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान दे सकता है। अब हमारी अगली न्यूज पर हम आते हैं। हमारी अगली न्यूज बात कर रही है GSAT-7R, भारत का सबसे भारी संचार सैटेलाइट। तो जो GSAT-7R है ये उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह अभी प्रक्षेपित किया गया है। इसको प्रक्षेपित किसके माध्यम से किया गया है? LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, इसरो ने इसे प्रक्षेपित किया है। और इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है, तो ये प्रक्षेपण हुआ है। अगर हम देखें तो ये हमारा जो GS3 में अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है उसके लिए ये टॉपिक उसमें इसके अंतर्गत ये कवर होगा, क्योंकि जो ये संचार उपग्रह है ये हमारी भारत की नौसेना के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जिस लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है LMV-3, तो ये LMV-3 क्या है और ये कैसे काम करता है? तो जो LMV-3 है वो भारत का अभी तक सबसे भारी परिचालन वाला रॉकेट है, अर्थात इसकी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है वर्तमान में। इस रॉकेट का उपयोग भारी संचार सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशनों के प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें 3 चरण का ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल या प्रक्षेपण यान है। पहला चरण है वो ठोस चरण है। तो ये जो 2 बूस्टर्स लगे हुए हैं ये दोनों जो ठोस ईंधन होता है उसके लिए ये होते हैं, और जो प्रारंभिक थ्रस्ट जो चाहिए होता है, हमारी जो पृथ्वी की जो कक्षा है ना, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर जाने के लिए जो पारंपरिक थ्रस्ट चाहिए होता है वो ये दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर यहाँ पर प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो तरल चरण होता है, और फिर जो तीसरा चरण होता है वो फिर क्रायोजेनिक चरण होता है। ठीक है, तो ये है। और जो दूसरा चरण होता है उसमें तरल प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोपेलेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो क्रायोजेनिक चरण है, क्रायोजेनिक चरण में जो ईंधन है वो मुख्य रूप से लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ये बहुत ही ठंडा होता है, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक कहा जाता है। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है और क्रायोजेनिक ईंधन का ही उपयोग होता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा LMV-3 था।
अब LMB-3 द्वारा जो GSAT-7R सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या है? तो ये भारत की जो एडवांस रक्षा संचार सैटेलाइट्स GSAT सीरीज है, उसकी उसी कड़ी में ये एक और दूसरी उसी का ये हिस्सा है। GSAT का मतलब क्या होता है? GSAT का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, है ना? जो जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं, उनको यहाँ पर भारत ने GSAT नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो भार है वो लगभग 4400 किलोग्राम इसका कुल भार है। प्रारंभ में ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा और वहां से फिर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये चला जाएगा। तो जो ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट पृथ्वी की पहले जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा और फिर वो पूरा जो भारत की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें वो चला जाएगा। और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है हमारा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 35,786 किलोमीटर। ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में कभी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी जो कवरेज होगी वो मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में होगी और भारत का जो भूभाग है, भारत का जो तटीय भूभाग है, वहां पर इसकी मुख्य कवरेज यहाँ पर होगी और वहां पर ये दूरसंचार सेवाएं यहाँ प्रदान करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष के जरिए संचार और समुद्री क्षेत्र में निगरानी करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये हमारी रक्षा से संबंधित ये संचार सैटेलाइट है। तो इसका मुख्य कार्य जो है वो संचार और समुद्री क्षेत्र में निगरानी करना है। साथ ही ये भारत की जो नौसेना है उसके जहाजों, सबमरीन और विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित संपर्क के रूप में भी ये काम करेगा, अर्थात उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको भी सुरक्षित रखने के रूप में GSAT-7R काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी GSAT-7R हो गई। अब इसके महत्व को और अगर हम विस्तार से देखें तो GSAT-7R है वो एक बहुत ही वजनी सैटेलाइट है और उसका जो प्रक्षेपण किया है वो भारत के ही रॉकेट LMB-3 ने किया है, जिसके माध्यम से हम जो आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तो ये आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कड़ी यहाँ पर होने जा रही है। इसी के साथ ये सैटेलाइट जो है वो भारत की नौसैनिक सामरिक क्षमता को भी बढ़ाएगा और ब्लू वाटर संचार का यहाँ पर ही विस्तार करेगा, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सेवाएं ये प्रदान करेगा, वहां की ये निगरानी करेगा। तो भारत की नौसेना है उसकी सामरिक क्षमता का भी यहाँ पर विस्तार होगा, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार चीन की उपस्थिति यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो यूएस से पहले से यहाँ विद्यमान है, फ्रांस यहाँ पर विद्यमान है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर विद्यमान है और जो हिंद महासागर क्षेत्र है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का जो व्यापार है उसके लिए महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहां पर ये निगरानी करेगा तो भारत की नौसेना की सामरिक क्षमता में यह वृद्धि होगी। साथ ही सटीक युद्ध क्षमता में भी ये मदद करेगा, क्योंकि ये नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है ये मिसाइलों की सटीकता और सही निशाना लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो उसमें भी ये हमारा जो GSAT-7R है वो यहाँ पर उपयोगी होने जा रहा है। अब अगर हम बात करें भारत के जो अन्य सैटेलाइट हैं GSAT-7 सीरीज के ही, तो नौसेना के लिए पहले GSAT-7 रुक्मणी ये 2013 से संचालन में है और मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्र में संचार और निगरानी में मदद करता है। वायुसेना के लिए GSAT-7A एंग्री बर्ड ये 2018 से प्रक्षेपित किया गया था और ये नेटवर्क केंद्रित संचालन और डेटा लिंक्ड कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। इसी तरीके से GSAT-7C है, इसका अभी विकास किया जा रहा है, अर्थात ये अभी प्रक्षेपित नहीं किया गया है और ये रियल टाइम और सुरक्षित संचार के लिए ग्राउंड हब के रूप में ये काम करेगा, जिससे कि जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं और जो हमारे वायुसेना के जो और प्लेन्स हैं उनके बीच में ये संचार और रियल टाइम संचार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। थल सेना में GSAT-7B है, तो GSAT-7B है, इसका भी अभी विकास किया जा रहा है, इसको भी प्रक्षेपित नहीं किया गया है और ये मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी करना और संचार क्षमता में विकास करने में इसकी भूमिका होने जा रही है। तो कभी प्रश्न मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ए सीरीज है, ए सीरीज तो हमारी एयरफोर्स के लिए हो गई, ठीक है। सी सीरीज है वो भी हमारी एयरफोर्स के लिए है, आर सीरीज है वो हमारी नेवी के लिए है, ठीक है। और जो हमारी बी सीरीज है ये हमारी है थल सेना के लिए, यानी कि आर्मी के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि GSAT-7R, GSAT-7A, C, B कौन कौन सी सेना के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये
मैच द फॉलोइंग में कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारी जो न्यूज़ थी, इसको हमने कवर कर लिया। और हमारी अगली न्यूज़ पर हम आते हैं, जो बात करती है भारत के आईटी उद्योग को लेके। तो जो भारत का आईटी उद्योग है, वो चर्चा में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार भारत का जो आईटी सेक्टर है, उसमें विकास हो रहा है। एआई के आने के बाद से लगातार उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि जैसे H1B वीज़ा जैसे जो कठोर मानक अब लाए जा रहे हैं विश्व द्वारा या यूएसए द्वारा, तो उससे भी भारत के आईटी सेक्टर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो आईटी सेक्टर है, वो लगातार परिवर्तनशील है। तो उसमें क्या परिवर्तन है, किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, वो इस न्यूज़ में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रही है न्यूज़ कि ये परिवर्तन के दौर से हमारा आईटी सेक्टर गुजर रहा है और ये परिवर्तन मुख्य रूप से ऑटोमेशन, बदलती वैश्विक प्रवृत्तियों, बड़ी पैमाने पर कार्यबल की छंटनी और नई कौशल आवश्यकताओं के कारण ये परिवर्तन हो रहा है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 का टॉपिक है, अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्रक, उसमें ये टॉपिक हमारा कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो आईटी सेक्टर है, उसकी स्थिति क्या है। तो जो आईटी सेक्टर है, वो कुल जो सेवा क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्र के कुल जीवीए में उसका योगदान 12% है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका उपयोग स्थान जो है वो लगभग 7% का योगदान ये देता है और लगभग $280 बिलियन का ये योगदान कुल हमारी जीडीपी में ये दे रहा है आईटी सेक्टर। कुल कार्यबल का लगभग 1% इसको ये रोजगार दे रहा है और इसमें लगभग 6 मिलियन लोग कार्यरत हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जीडीपी का 7% है, लेकिन ये जो कार्यबल में योगदान है वो सिर्फ 1% ही दे पा रहा है। और अगर हम यहाँ पर महिला कार्यबल की बात करें तो लगभग 36% महिलाएं यहाँ पर कार्यरत हैं, जो कि लैंगिक समावेशन को दर्शाता है। इस उद्योग ने भारत को जो सॉफ्टवेयर और डिजिटल नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर बना दिया है। अभी हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, हैदराबाद है, ठीक है, और चेन्नई है। तो इस प्रकार से ये अलग-अलग जो नोएडा है हमारा, तो ये सभी आईटी हब के रूप में अब विकसित हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो उस आईटी हब क्यों बन पाया है? क्योंकि इस उद्योग ने उनके निर्माण में योगदान दिया है, जिससे कि भारत सॉफ्टवेयर सेवाओं और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र यहाँ पर बन गया है। इसके माध्यम से जो छोटे शहरों के जो युवा हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वो अब मोबिलाइज हो रहे हैं। छोटे शहर से वो बड़े शहरों में आकर के रह रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, गुरुग्राम में, नोएडा में, दिल्ली में ना। इस प्रकार से ये अलग-अलग जो वैश्विक हमारे आईटी हब्स बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे छोटे शहर के जो युवा हैं, वो मोबिलाइज हो रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। अब भारत में जो आईटी उद्योग है, उसके में होने वाले जो परिवर्तन है, इसको हम देखें तो सबसे पहले तो जो प्रौद्योगिकी रूपांतरण है, प्रौद्योगिकी जो चेंज हो रही है लगातार, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बेसिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, बेसिक कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। समन्वय भी एआई के द्वारा अब आसानी से किया जा सकता है। अर्थात जो ऑटोमेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कम लोगों की आवश्यकता पड़ रही है किसी काम को करने में। तो इसकी वजह से जो छटनी है वो लगातार हो ही रही है। अभी हमने देखा था कि जैसे टीसीएस है ना, टीसीएस ने अभी छटनी की थी काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, वो अपनी छटनी कर रही हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी रूपांतरण लगातार हो रहा है। इससे जो एआई है, एआई से जो डेवलपर्स हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ रही है और इसीलिए जो अब आईटी सेक्टर है, वो एआई आधारित उच्च मूल्य वाली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर वो अपना रुख कर रहा है। अब अधिक बेहतर कौशल की यहाँ पर आवश्यकता है, ना कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। वैश्विक पुनर्रेखण संरेखण यहाँ पर हो रहा है, जैसे यूएसए द्वारा अभी अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको परिवर्तित किया गया है, H1B वीजा पॉलिसी है उनको परिवर्तित किया गया है, टैरिफ लगातार वहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भारत की आईटी कंपनियां हैं, वो अपने विदेशी कार्यबल को स्थानीयकृत करने के लिए यहाँ पर वो प्रेरित हो रही हैं। अर्थात कि जो भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो भारत में, और जो भारत की कंपनियां हैं वो भी भारतीय इंजीनियर्स को ही लेने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। तो ये भी एक भारत के लिए अच्छी बात है। इसी प्रकार से जो पुरानी आउटसोर्सिंग मॉडल हम देखते थे, जैसे पुराना हम बीपीओ देखते थे, तो बीपीओ में क्या होता था, कस्टमर केयर के लिए बीपीओ मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। तो अब कस्टमर सहायता
एआई के द्वारा ही की जा रही है। एजेंटिक एआई का उपयोग उसमें काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे कि जो भर्ती और लागत है, वो काफ़ी कम यहाँ पर हो गई है। और अब मुख्य रूप से एआई विशेषज्ञता पर आधारित हमारी जो आउटसोर्सिंग बीपीओ मॉडल्स है, वो अब एआई आधारित हो गए हैं। तो इनकी भी अब आवश्यकता नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं जो आईटी सेक्टर है, उसमें कार्यबल की जो कमी है, वो हमें यहाँ पर हो रही है। साथ ही यहाँ कौशल की भी कमी हमें देखने को मिलती है, जिसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे विकसित हो रहे क्षेत्रों में विशेषज्ञता कहीं न कहीं अभी भी जितनी आवश्यक है, उतनी विशेषज्ञता हमारे पास में या भारत में उपलब्ध नहीं है। तो हमें उसकी तरफ भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और यही यहाँ पर ये आगे की राह के रूप में भी बताता है कि जो कौशल विकास है, उसकी हमें पुनर्कल्पना करनी होगी। जो एआई है, रोबोटिक्स है, और जो दूसरी अन्य उभरती हुई तकनीकियाँ हैं, साइबर सिक्योरिटी है, इनके अब कोर्सेज़ हमको अपनी एजुकेशन में यहाँ पर डालने होंगे, जिससे कि कौशल विकास समय रहते हो पाए। तो नियमित स्कूली पाठ्यक्रम में एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ जो हैं, उनका और उत्पाद सोच को शामिल करके अब हमें पाठ्यक्रम में उसे शामिल करना पड़ेगा। जैसे अभी सरकार ने घोषणा की है कि 2026-27 से सभी स्कूलों में कक्षा 3 से एआई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप होते हैं वो नवाचार लेकर के आते हैं, नई तकनीकी वो लेकर के आते हैं और वो रोजगार में भी काफ़ी सहायता करते हैं। तो स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए, चाहे नीतियों के द्वारा हो, चाहे वित्त पोषण के माध्यम से हो, जिससे कि एआई और डीप टेक इकोसिस्टम को यहाँ पर मजबूत किया जा सके और जो आउटसोर्सिंग से हम हट करके उत्पाद नवाचार पर केंद्रित होंगे। अर्थात कि हम किसी दूसरी कंपनी के लिए या किसी तीसरी कंपनी के लिए हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, जबकि हमारा खुद का उत्पाद होगा। हम खुद अपना उत्पाद मार्केट में या वैश्विक बाजार में बेचेंगे। इसीलिए हमें स्टार्टअप्स को समर्थन देना चाहिए। साथ ही नीतिगत और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को लगभग 6 से 9 महीने के वेतन की प्रतिपूर्ति अनिवार्य करनी चाहिए। उन्हें पुनः प्रशिक्षण और करियर परिवर्तन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान करनी चाहिए कि अगर कर्मचारी है, उसके अंदर क्षमता है, अगर वो और स्किल डेवलप कर सकता है और अधिक प्रशिक्षण वो ले सकता है, तो इसका प्रयास भी अब निजी क्षेत्र और जो सरकार है, दोनों को मिलकर के ही करना चाहिए। तो ये हमारी थर्ड न्यूज़ हो गई। अब हमारी फोर्थ न्यूज़ है, इस पर हम आते हैं। तो फोर्थ न्यूज़ हमारी बात कर रही है विश्व की शीर्ष 2 सहकारी समितियां, भारत की अमूल और इफ़को। ये दोनों जो सहकारी समितियां हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियां ये बन गई हैं। और ये किसने बताया है? तो ये बताया है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ना। ये रैंकिंग वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में दी गई है और इसे जारी कौन करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आईसीए, ये इसे जारी करता है। आईसीए एक जो है बहुत ही बड़ी बहुत पुरानी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 1895 के आसपास ये स्थापित हुआ था और ये मुख्य रूप से सहकारी क्षेत्र में यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर में लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के आता है और सहकारिता को बढ़ावा देने का काम ये करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो उसी की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, उसने बताया है कि भारत की जो 2 कंपनियां हैं, अमूल और इफ़को, ये विश्व की 2 सबसे बड़ी सहकारी कंपनियां या समितियां ये हैं। ये हमारे GS2 में जो विकास और विकास उद्योग वाला टॉपिक है, उसमें सहकारिता में ये कवर हो जाता है। अब भारत ने भी लगातार पिछले 2-3 दशकों में सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि सहकारिता की भारत में परिभाषा क्या है। तो भारत में सहकारिता कहता है कि ये व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ ये होगा ना। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और व्यक्तियों का ये एक समूह होता है। इसके सदस्य अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं, है ना। यहाँ पर जो स्वेच्छा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो स्वामित्व होता है वो संयुक्त होता है। अर्थात जितने भी लोग इसके सदस्य हैं, सभी का यहाँ पर संयुक्त स्वामित्व होता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का स्वामित्व यहाँ पर नहीं होता है और इसीलिए ये लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो गुजरात में अमूल है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, तो जो ये अमूल है, अमूल भी वहाँ के जो किसान हैं उनकी कंपनी है। तो उन सभी किसानों का उसमें जो स्वामित्व है वो वहाँ पर है। तो यहाँ पर संयुक्त स्वामित्व होता है, स्वेच्छा से एकजुट होते हैं लोग और लोकतांत्रिक तरीके से ये काम करते हैं। इसीलिए ये छोटे और जो एक प्रकार का लक्ष्य रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1904 में भारतीय सहकारिता ऋण समिति
अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। संवैधानिक मान्यता की बात करें तो सहकारी समितियों को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का एक विषय इन्हें बनाया गया है और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा नागरिकों को सहकारिता समितियां बनाने का मूल अधिकार दिया गया। ये मूल अधिकार दिया गया है हमें आर्टिकल 19(1)(a)(c) के तहत, है ना। आर्टिकल 19 के तहत जो है सहकारिता समिति बनाने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है और साथ ही राज्य के नीतिगत तत्वों में अनुच्छेद 43(b) के तहत इन्हें डीपीएसपी में भी सहकारिता समितियों को शामिल किया गया है, जिससे कि जो सरकार है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि सहकारिता समितियों के लिए वो जो प्रयास करें, उनके विकास के लिए वो प्रयास करें। इसके कानूनी फ्रेमवर्क को अगर हम समझें तो एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सहकारी समितियों को बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत इन्हें शासित किया जाता है और इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अपनी अलग अलग जो सहकारिता समितियों से संबंधित अधिनियम है वो वहां पर विद्यमान है। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन हर एक राज्य की अपना सहकारिता समिति अधिनियम विद्यमान है। ठीक है, 2002 में ये अधिनियम आया था, जो 2002 से अधिक राज्यों के बीच जो ऑपरेट करती हैं सहकारिता समितियां, उसमें ये उनको ये कवर करती हैं। 2023 में इनका संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो एक राज्य में अगर कार्य करने वाली सहकारिता समितियां हैं वो संबंधित राज्यों के ही अधिनियमों द्वारा वो शासित होती हैं। इनकी स्थिति की बात करें तो भारत में दुनिया की 1/4 से अधिक यानी कि लगभग 8.44 लाख से अधिक सहकारिता समितियां कार्यरत हैं, अर्थात भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सहकारिता समितियां कार्य कर रही हैं। शीर्ष राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सहकारिता समितियां पाई जाती हैं। तो और अगर हम ये बात करें कि सहकारिता समिति काम कैसे करती है, वो किन सिद्धांतों पर काम करती है, तो सबसे पहले स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, कि कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी स्वेच्छा से जो जिस उद्देश्य के लिए सहकारिता समिति बनी है उस उद्देश्य में अपनी सदस्यता वो ले सकता है। यहाँ पर सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होती है, तभी वो उसका जो सदस्य होता है और स्वामित्व उन्हें प्राप्त होता है। समुदाय के प्रति चिंता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर ये कार्य करते हैं। सहकारिता समितियां हैं वो आपस में भी सहयोग करती हैं, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना का कार्य करती हैं। ये स्वायत्त होती हैं और स्वतंत्र होती हैं और सदस्य जो होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का नियंत्रण ना होकर के जितने भी लोग सहकारिता समिति के सदस्य हैं सभी का नियंत्रण वहाँ पर होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनका इनमें निर्णय लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या पहलें अभी तक की गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहल है 1963 में भारतीय सहकारी विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी, 1963 में ही कर दी गई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य करता है और उन क्षेत्रों में जो सहकारिता कंपनियां, समितियां काम कर रही हैं उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान भी करता है। साथ ही 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इससे पहले 2011 में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। 2011 में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और अभी हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति यहाँ पर लाई गई है, जिसमें सहकारिता के संबंध में आगे का रोड मैप दिया गया है कि कैसे सहकारिता जो आर्थिक अंतराल बना हुआ है, जो गैप हम देखते हैं आर्थिक स्तर पर, उसको कैसे दूर करने में ये सहायता कर सकती है। तो ये हमारी बात हुई। अब हम बात करते हैं कि अमूल और इफ्को के बारे में बेसिक थोड़ा सा, कि अमूल है, अमूल का नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या अमूल भी इसका नाम है। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। यह एक प्रकार की सहकारी विपणन समिति है और इसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल ने की थी और अभी ये गुजरात के लगभग 33 जिलों को ये कवर करती है और इसमें 3.6 मिलियन दुग्ध उत्पादक सदस्य इसमें शामिल हैं। इफ्को की अगर हम बात करें तो इफ्को का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है और ये मुख्य रूप से फर्टिलाइजर्स के लिए ये बनाई गई थी, यानी कि उर्वरक क्षेत्र में ये काम करती है और ये बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में इसे 1967 में स्थापित इसे किया गया था। और अब जो इफ्को है, इफ्को उर्वरक के साथ साथ में और भी कई तरह की सेवाएं ये प्रदान करता है। अब ये एक प्रश्न है
यूपीएससी में अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है सहकारिता पर, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं सहकारिता के संदर्भ में, और कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात करती है नेक्स्ट कार 19 थेरेपी की, जो कि कैंसर उपचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग उसको विकसित यहाँ पर भारत में किया गया है। और ये हम देखें तो ये वहनीय है, इनोवेटिव है और बेहतर रोगी सुरक्षा के रूप में ये काम करेगी, और कैंसर के इलाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात यहाँ पर भारत द्वारा किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 में जो हमारी मेडिसिन है, मेडिसिन टेक्नोलॉजी है उसके, या फिर जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें ये हमारा कवर हो जाएगा ना। बायोटेक्नोलॉजी और जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी है उसमें ये कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट कार थेरेपी है इसको विकसित किसने किया है, कैसे किया है। तो ये जो थेरेपी है ये बी सेल ब्लड कैंसर को के लिए इसे विकसित किया गया है, और इम्यूनो एसीटी ये IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये दोनों की ने मिलकर के ये कंपनी बनाई है। भारत का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इन सभी ने इस कंपनी की सहायता की है। कंपनी का नाम क्या है? इम्यूनो एसीटी, और इसने नेक्स्ट कार थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के उपचार के लिए इसका विकास किया है। नेक्स्ट कार 19 जो है वो भारत की पहली स्वदेशी CRAT कार टी सेल थेरेपी है, और 2023 में इसे जो हमारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है उसने इसको मार्केट ऑथराइजेशन यानी कि व्यावसायिक उपयोग के लिए इसकी मंजूरी यहाँ पर दी थी। अर्थात अब इसका उपयोग जो लोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जो कार टी टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है इसके बारे में समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कार होता है उसका मतलब क्या होता है? कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, है ना। यानी कि ये कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये होती है। यहाँ पर जो टी सेल है, तो जो टी सेल होती है वो एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, है ना। जो हमारे शरीर में अलग अलग जो एंटीजन सेल्स पाई जाती हैं वो एक प्रकार की ये टी सेल होती है। और आपने जब DNA पढ़ा होगा तो DNA में आपने ATCG, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो टी मतलब थायमिन, तो जो थायमिन ड्रिवन सेल्स होती हैं उनको टी सेल कहा जाता है, और ये हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं उसका ये प्रकार ये होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं उनको टी सेल में परिवर्तित किया जाता है, और उन टी सेल को फिर जो कैंसर नाशक जो कार टी सेल्स हैं उनमें इनको परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले इसका क्या चरण है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स कोशिकाएं होती हैं, उनमें से जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स को निकाला जाता है। ठीक है, इन टी सेल्स को निकाल करके इनमें फिर आनुवांशिक रूप से इनमें संशोधन किया जाता है, और यहाँ पर फिर जो कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर नामक प्रोटीन यानी कि CAR प्रोटीन यहाँ पर जो टी सेल्स हैं उनमें इसे डाला जाता है, और फिर ये जो ये बन जाती हैं फिर CAR टी सेल्स ये बन जाती हैं, और फिर ये होती हैं जो सेल्स, ये सेल्स कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये खत्म करती हैं। ठीक है, तो ये जो कार टी सेल्स हैं ये कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती हैं और उन पर ये हमला करती हैं और उसको ये नष्ट कर देती हैं। और यहाँ पर जो कार टी सेल्स हैं इनको कई गुना संख्या में प्रयोगशाला में बढ़ा करके और फिर शरीर में इनका प्रवेश करवाया जाता है, जिससे कि जितनी भी कैंसर कोशिकाएं हैं इन सबका ये समाप्त कर दे। अब यहाँ पर जो एक बात आपके मन में आ सकती है कि जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, टी सेल्स खुद ही अपने आप में हमारे शरीर में जो बाहरी जो आक्रमण होता है, बैक्टीरिया का आक्रमण होता है, वायरस का आक्रमण होता है, उनसे सुरक्षा प्रदान करती ही हैं। तो यहाँ पर जो ये टी सेल्स हैं ये खुद अपने आप से क्यों नहीं कर लेती हैं, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट क्यों नहीं कर देती हैं? तो जो ये टी सेल्स होती हैं ये कैंसर कोशिकाओं की पहचान नहीं कर पाती हैं। इनको ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी कोशिका कैंसर कोशिका है, इसकी ये पहचान नहीं कर पाती हैं। उसी की पहचान करने के लिए यहाँ पर ये कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन ये उसमें जोड़ा जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन फिर कैंसर कोशिकाओं की पहचान करता है और फिर टी सेल्स उनकी समाप्त करती है। इस प्रकार से ये जो कार टी जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है।
अब इसके अगर हम लाभ की बात करें तो ये कम अवधि का उपचार है, अर्थात कम समय में उपचार हो जाता है। यानी कि जो हम कीमोथेरेपी या फिर जो स्टेम सेल प्रत्यारोपण होता है उसके विपरीत ये ज़्यादा जल्दी उपचार ये कर पाती हैं। दीर्घकालिक होती हैं क्योंकि जो कार-टी सेल्स हैं वो शरीर में लगातार विद्यमान होती हैं और जो नई अगर कैंसर कोशिकाएं बनती हैं तो उनको ये नष्ट कर देती हैं। पहुंच में सुधार हुआ है क्योंकि जो नेक्सकार 19 है ये कहीं ना कहीं भारत में विकसित हुई है, तो इसकी जो लागत है या फिर इसमें जो खर्चा है वो यहाँ पर कम आएगा, तो उस तरीके से भी ये अधिक वहनीय है। अब यहाँ पर चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ अभी तक सिर्फ जो हमारी नेक्सकार है ये सिर्फ अभी बी ब्लड सेल कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के उपचार के लिए ही इसका उपयोग किया जा सकता है, अन्य और किसी प्रकार के कैंसर के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात कि एक प्रकार के कैंसर का तो उपचार इससे हो जाएगा, बाकी अन्य प्रकार के कैंसर का उपचार इससे नहीं होगा। इससे तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इससे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम यानी कि जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जो हमारी टी सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय हो सकती हैं और जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये भी इसका एक खतरा होता है। और साथ ही इससे संक्रमण का जोखिम भी बना रहता है। इससे जो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी इससे कमजोर होती है। जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर होती है, जिससे कि संक्रमण और दूसरी बीमारियों का होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये हमारी पूरी जो कार-टी सेल थेरेपी थी वो थी। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात करती है अखिल भारतीय गिद्ध आबादी आकलन 2023 से 25 का ये आकलन हुआ है और ये आकलन किया है भारत का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा ये आकलन किया गया है। ये जो आकलन किया गया है इस रिपोर्ट का जो नाम है, रिपोर्ट का नाम है संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आकलन और निगरानी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है और इसमें मुख्य रूप से 4 अत्यंत संकटग्रस्त जो हमारी गिद्ध प्रजातियां हैं उन पर यहाँ पर चर्चा की गई है। 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? श्वेत पुट्ठे वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध, ठीक है। और इस आकलन ने प्रजनन करने वाले वयस्क गिद्धों की संख्या का अनुमान यहाँ पर लगाया, यानी कि उनकी जो गणना इन्होंने की है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 का जैव विविधता वाला टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर 4 प्रकार के गिद्धों की यहाँ बात की गई है। सबसे पहले भारतीय गिद्ध। तो जो भारतीय गिद्ध है यानी कि इंडियन वल्चर, जिसको उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जिप्स इंडिकस। तो जिप्स इंडिकस है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी आबादी जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स का जो ये इलाका है ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है और ज़्यादातर ये सुरक्षित चट्टानी स्थलों पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर इनका बताया भी कि जो नेस्टिंग प्रेफरेंस है क्लिफ नेस्टर्स ही होते हैं, यानी कि जो चट्टानें होती हैं उन पर ये अपनी नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग सीजन इनका मई और जून होता है और जिनका नेस्टिंग बिहेवियर है वो लगभग 20 पेयर्स में ये रहते हैं और फिर ये नेस्टिंग करते हैं। अब अगले प्रकार का जो गिद्ध है, अगले प्रकार का गिद्ध है श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध। इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स बंगालिसिस और ये मुख्य रूप से जो यहाँ पर जो कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनका जो नेस्टिंग सीजन है वो सितंबर से जून के बीच में होता है और ये कॉलोनी नेस्टर होते हैं, अर्थात ये एक साथ रह करके समूह में जो है नेस्टिंग करते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार के क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्ध हैं पतली चोंच वाला गिद्ध, इसका नाम है जिप्स टेनु इरोइट्रिस। तो ये मुख्य रूप से असम में ये पाए जाते हैं, असम के ऊपरी हिस्सों में ये पाए जाते हैं, है ना, और वहीं पर ये प्रजनन करते हैं। इनका जो नेस्टिंग सीजन है वो नवंबर दिसंबर और मई जून ये इनका नेस्टिंग सीजन होता है और ये पेड़ों पर जो अपने जो नेस्टिंग है वो ये करते हैं। अब चौथे प्रकार का जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर है वो है लाल सिर वादा गिद्ध यानी कि सर्कोजिप्स कैल्वस, ना, सर्कोजिप्स कैल्वस ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश के इलाके में पाया जाता है और हिमाचल में भी पाया जाता है और सघन व मानव हस्तक्षेप से मुक्त जंगलों में ये
रहता है। जहाँ पर भी सघन जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर ये रहता है। दिसंबर से मई के बीच में ये नेस्टिंग करता है और ये सॉलिटरी नेस्टर होते हैं, यानी कि ये अकेले रह करके प्रजनन करते हैं। तो ये मुख्य जो जानकारी थी वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस जो ये रिपोर्ट है इसमें बात की गई है नेस्टिंग सीजन और नेस्टिंग बिहेवियर की, तो इन चारों प्रकार के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हमारे गिद्ध हैं, इनके नेस्टिंग सीजन और नेस्टिंग बिहेवियर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कॉलोनी में नेस्टिंग करते हैं, कौन अकेले में रह के नेस्टिंग करते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि 17 राज्यों में लगभग 216 स्थलों में गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है। रेंज की क्षेत्र में यहाँ पर कमी आई है। 70% स्थलों पर गिद्धों के घोंसले यहाँ पर नहीं पाए गए हैं, जबकि यहाँ पर पहले इनकी उपस्थिति होती थी, यानी कि इनकी रेंज है वो अब यहाँ पर कम हुई है। संरक्षित क्षेत्रों में इनकी निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 54% संरक्षित क्षेत्रों में यहाँ पर जो इनके घोंसले हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से अब जो भारतीय गिद्ध हैं या भारत में जो पाए जाने वाले गिद्ध हैं वो नहीं रह पा रहे हैं, उनको संरक्षित क्षेत्रों में ही वो अपना स्थान देख रहे हैं। अब अगर हम गिद्धों की बात करेंगे, गिद्ध क्यों इतने महत्वपूर्ण है, क्यों हमने गिद्ध की ही के ही लिए ही जो हमारी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने क्यों ऐसा किया है। तो जो गिद्ध है ये एक प्रकार का मांस भक्षी पक्षी होता है और भोजन के लिए ये मुख्य रूप से मृत जीवों पर निर्भर रहता है और ये अधिकतर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और भारत में इसकी 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी हम देखेंगे भी कि 9 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। इसका जो महत्व है, क्योंकि ये मांस भक्षी होता है और मृत जीवों को ये खाता है, तो जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसको स्वच्छ बनाए रखने में ये काफी योगदान देता है। और जैसे पारसी समुदाय है, तो पारसी समुदाय में जो शवादान की जो प्रक्रिया है उसमें है कि उन्हें एक खुले क्षेत्र में, जो मृत शरीर होता है उसको एक खुले क्षेत्र में उन्हें रख दिया जाता है और फिर जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध उनको वो खाते हैं। उनका ये मानना है कि हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति में ही हमारा विलीन होना चाहिए, तो प्रकृति हम मरने के बाद भी प्रकृति के कुछ काम आए। तो अब हम देख रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गिद्धों की संख्या कम हो गई है, तो अब पारसी जो समुदाय है उनको भी शवादान के अब विकल्प देखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो इनका पर्यावरणीय महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि ये मृत जानवरों को खा करके दुर्गंध और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। इसी वजह से इनको खतरा भी है, क्योंकि जो मृत जानवर हैं, विशेष रूप से जो पशुपालन में जो उपयोग किए जाने वाले जानवर होते हैं, है ना, जो मवेशियां होती हैं, तो मवेशियों को जो एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं, उन एंटीबायोटिक दवाइयों की वजह से जो गिद्ध हैं उनको खतरा होता है। अगर किसी मवेशी को एंटीबायोटिक दवाई दी गई है और उस मवेशी का मांस अगर गिद्ध खा लेता है, तो उस गिद्ध के मरने की संभावना बढ़ जाती है। उसी की वजह से गिद्धों की संख्या काफी कम हुई है। संरक्षण की स्थिति को हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। मुख्य रूप से पर्यावास नष्ट होना, भोजन की कमी और डाइक्लोफेनेक जैसी दवाएं, है ना, यही मैं बात कर रहा था कि जो मवेशियां होती हैं, मवेशियों को ये डाइक्लोफेनेक ये दवाई होती है, ये प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई होती है। तो ये दवाई से इनको नुकसान होता है और ये उनके लिए विष के रूप में या जहर की तरह काम करती है। साथ ही बिजली के जो तार हैं उनसे करंट लगने से भी इनकी मृत्यु होती है। इनके जो संरक्षण उपाय हैं उसमें मुख्य रूप से जो ये इस प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, डाइक्लोफेनेक, कैटोप्रोफेन, एक्सक्लोफेनाक, ये दवाइयां हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और साथ ही गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 का कार्यान्वयन लगातार किया जा रहा है, जिससे गिद्धों की संरक्षण के ये प्रयास किए गए हैं। अब भारत में जो गिद्ध पाए जाते हैं 9 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं। तो अभी जो हमने बात की थी, सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पतली चोंच वाले गिद्ध भारतीय गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो दाढ़ी वाला गिद्ध है वो नियर थ्रेटन्ड है और जो सिंडेसिस गिद्ध है ये भी नियर थ्रेटन्ड है। हिमालयन ग्रिफोन है ये भी नियर थ्रेटन्ड है। और जो हमारा एंडेंजर्ड है वो इजिप्शियन गिद्ध है, वो एंडेंजर्ड है। और ग्रिफोन गिद्ध है वो यहाँ पर लीस्ट कंसर्न, सिर्फ ये एक जो गिद्ध है ये सुरक्षित है, बाकी सभी गिद्ध जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं जैव विविधता के दृष्टिकोण से। तो इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर प्रश्न यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हमारी जो आज की अंतिम खबर है वो बात करती है कृषि में
डीप टेक की, है ना। डीप टेक मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी लंबे समय में विकसित होती हैं और जिनको विकसित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन की आवश्यकता होती है, उनको डीप टेक कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं एआई हुआ, ऑटोमेशन के लिए हम रोबोटिक्स देखते हैं, मशीन लर्निंग है ना। इसी प्रकार से क्वांटम टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी जो है वो डीप टेक का उदाहरण है। अब जो कृषि क्षेत्रक है उसमें डीप टेक का उपयोग कैसे किया जाए, इसी को लेकर के जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है शेपिंग द डीप टेक रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, इसने इनकी सहायता की है। और जो AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, ये कृषि संबंधी समाधानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान करने के लिए ये, और साथ ही वैश्विक खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारों को एक साथ ये लेकर के आता है। अर्थात कृषि के संदर्भ में और विशेष रूप से जो खाद्य सुरक्षा है उसके संदर्भ में जो सरकारी स्तर पर और जो निजी स्तर पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनको एक साथ ला करके ये काम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमारा जो GS3 का टॉपिक है, कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग, उसमें ये कवर हो जाता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट जो है वो भारत के नीति आयोग द्वारा भी जारी की गई है, जिसको हमने इस वीक कवर किया था। और जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी AI का उपयोग एग्रीकल्चर में कैसे हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है, उस पर ये रिपोर्ट बात करती है। तो अर्थात हम देख सकते हैं कि भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी जो एग्रीकल्चर है उसका उपयोग कैसे करना, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग और कैसे करके हम खाद्य सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं। और जो हम लगातार समस्या देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या देख रहे हैं, उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये सभी का जो समाधान है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। तो वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें मुख्य चुनौतियां, ये रिपोर्ट कौन कौन सी चुनौतियों के बारे में बात करती है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि कृषि क्षेत्र में कार्यबल में गिरावट आई है। अर्थात जितना कार्यबल पहले से कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था, उतना कार्यबल अब नहीं रहा है, क्योंकि गांवों से शहरों की ओर प्रवासन लगातार बढ़ रहा है। और इसकी वृद्धि होने के कारण और साथ ही जो किसान जो गांव में रह रहे हैं वो वृद्ध होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो श्रम की उपलब्धता है उसमें कमी आई है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? ऑटोमेशन के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी जो सूखा है, सूखे जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तापमान है, तापमान बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बारिश है, बारिश या तो होती नहीं है, या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 70 मिलीमीटर वर्षा भी वार्षिक तौर पर नहीं हो पाती थी, वहां पर एक दिन में ही इतनी वर्षा हो जा रही है। इस प्रकार की जो चरम मौसमी घटना है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्सर्जन में कटौती नहीं की जा रही है, जिससे कि वर्ष 2100 तक प्रमुख खाद्य फसलों में जो वैश्विक कैलोरी उत्पादन है उसके 24% की कमी यहाँ पर आ सकती है जलवायु परिवर्तन के कारण। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण भी हुआ है। ताजा जल जो है उसकी कमी हुई है। साथ ही जो मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी हुई है। तो जो ताजा तल है, ताजा जल का लगभग 70% कृषि में उपयोग होता था, और इसके अतिरिक्त लगभग 71% जो एक्विफायर्स हैं, यानी कि जलभृत क्षेत्र जो हैं, वो यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। यानी कि जो भूजल है वो भी लगातार कम हो रहा है। कुल मृदा में से 1/3 मृदा निम्नीकृत हो चुकी है, यानी कि डिग्रेड हो चुकी है। और 2050 तक 90% जो टॉप सॉइल है वो क्षरण होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है इस रिपोर्ट के माध्यम से। अर्थात हम देख सकते हैं कि कार्यबल में कमी आ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी कमी यहाँ पर हमें लगातार देखने को मिल रही है। अब ये रिपोर्ट बताती है कि ये रिपोर्ट कुछ यहाँ पर केस स्टडीज की बात कर रही है कि डीप टेक का उपयोग कैसे कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटेलो लैब्स का AI और कंप्यूटर विजन आधारित समाधान फ्रूट सॉर्ट। तो ये जो मशीन है, ये मशीन क्या करती है कि जो कृषि उत्पाद है
वो कृषि उत्पाद में से कौन सा कृषि उत्पाद अच्छा है और कौन सा कृषि उत्पाद गुणवत्ता के तौर पर वो अच्छा नहीं है, तो उनकी छँटनी ये कर सकती है। एआई पावर्ड ये मशीन है, जैसे मान लीजिए कि आलू है, तो 1 एकड़ में 1 टन के आसपास आलू का उत्पादन हुआ। तो उसमें से वो इस मशीन के अंदर से उन आलुओं को गुजारा जाएगा और जो आलू अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं, उनको वो अलग कर देगी और अच्छी गुणवत्ता वाले आलुओं को वो अलग कर देगी। तो ये मशीन जो है, ये कार्य करती है। तो यही क्या है कि भाई एडवांस कैमरों और मशीन लर्निंग का उपयोग करके ताज़ा उपज का तेज़ी से विश्लेषण करता है और उनमें दोषों की ये पहचान करता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसमें भी जो हमारी सैटेलाइट इमेजिंग है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग का हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम ये देख पाएँ कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार से फसलों को नुकसान हुआ है। तो ये उच्च रेज़ोल्यूशन ड्रोन और एक समर्पित मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहा है, जिससे कि जो बीमा है, बीमा को जल्दी यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। तो ये भी जो भारत की पीएम फसल बीमा योजना है, ये भी एक अच्छी केस स्टडी यहाँ पर है कि कैसे एआई और डीप टेक का उपयोग करके बीमा के जो केसेस हैं, उनको यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। इन्फोसिस का 5G नेचुरल कार्यक्रम है, तो ये एक मशीन है जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग को ये आसान बनाती है ना? और ये स्वचालित हार्वेस्टिंग मशीन है ना? ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि क्षमता की वृद्धि करने पर मुख्य फोकस करती है। इसके घटकों को आसानी से असेंबल किया जा सकता है और ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने में ये सक्षम है, यानी कि ये एआई और ये मशीन लर्निंग का उपयोग करके ये अधिक बेहतर हार्वेस्टिंग यहाँ पर ये कर पाएगा। इसी प्रकार से भारत का ये उर्वरा बूम मित्रा कंपनी का ये उर्वरा है, जो कि कार्बन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए वाइटल एग्रीकल्चर रीजनरेशन एंड एडेप्शन परियोजना को इन्होंने ये शुरू किया है, जो कि फसल है, फसल को अब किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सब की ये जांच करेगा और उसके माध्यम से किस प्रकार के अब इन्हें फर्टिलाइजर्स दिए जाने चाहिए, अब इरिगेशन की ज़रूरत है और फर्टिगेशन की ज़रूरत है, इन सब का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से डीप टेक, कौन-कौन सी डीप टेक का उपयोग कब किया जा सकता है। जनरेटिव एआई का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटिव एआई के माध्यम से जो फसलें हैं, फसलों को अब किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, क्या तापमान होना चाहिए, ये सब जनरेटिव एआई से पता चल जाएगा। कंप्यूटर विजन का उपयोग किया जाए, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिससे कि जो बीज है, अधिक अधिक बेहतर बीज बनाए जा सके। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अब ऐसे बीजों का विकास किया जाए जो कि अधिक जो जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल या अनुकूलन रख सकते हैं, रेजिलिएंट वो हों। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि सिंचाई और अधिक बेहतर हो। अभी तो हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम नैनो इरिगेशन पर पहुंच जाते हैं तो और अच्छी बात है। रोबोटिक्स का उपयोग किया जाए, जिससे कि जो मानव बल की कमी आ रही है, श्रम बल की कमी आ रही है, उसका। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाए, जिससे कि पता चले कि अलग अलग तरीके से जो ऑटोमेशन में आवश्यक अलग अलग जो चरण हैं, उसके लिए यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जा सकता है। जैसे किसी स्थान पर जो फसलों को अगर स्टोर किया जाता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ये लगातार निगरानी रखी जा सकती है कि अब जो ये फसल का स्टॉक है, ये खराब हो सकता है, अब इसके लिए किस तापमान की आवश्यकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो आज की जो मुख्य खबरें थी, हमने उनको विस्तार से कवर कर लिया है। अब चलिए आज की जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवक्ता को लेके। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉर्पोरेट संस्थाओं में नियुक्त इन हाउस काउंसिल हैं, वो यहाँ पर जो BASA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत क्लाइंट अटर्नी विशेषाधिकार का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। अर्थात सबसे पहले जो क्लाइंट अटर्नी विशेषाधिकार होता है, ये क्या होता है? तो आपने अक्सर सुना होगा कि अपने वकील से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए और वकील कभी भी आपके खिलाफ जो है वो गवाही नहीं दे सकता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर वकील को अगर कोई बात बताता है, तो वकील किसी कानून के तहत न्यायालय को वो बात बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसी को कहा जाता है क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज या क्लाइंट अटर्नी विशेषाधिकार। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट संस्थाओं में इन हाउस काउंसिल हैं,
तो ये इन हाउस काउंसिल क्योंकि एडवोकेट या अधिवक्ता नहीं है, इसलिए इनको ये प्रिविलेज जो मिलनी चाहिए ये इन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये प्रिविलेज किसके तहत मिलती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100 की धारा 132 के तहत मिलती है, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़ करके अधिवक्ता और उनका जो मुवक्किल है उनके बीच जो संचार हुआ है उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब अधिवक्ता होते क्या है, इसकी हम बात करें तो जो अधिवक्ता है ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत जिन व्यक्तियों ने अधिवक्ता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है वही अधिवक्ता कहलाते हैं। उन्हें एलएलबी की डिग्री प्राप्त करनी होगी और उसके बाद उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा है वो पास करना इन्हें अनिवार्य होगा। और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 के अनुसार भारत में वकालत करने के लिए केवल अधिवक्ताओं को ही मान्यता प्राप्त है। सिर्फ जो अधिवक्ता हैं जो सबसे पहले जो बार काउंसिल का एग्जाम है वो पास करेंगे तभी वो अधिवक्ता बन सकते हैं। और जो वकील होता है, वकील क्या होता है? जिसके पास कोई भी कानून की डिग्री है तो उसे वकील कहा जाता है और ये कानूनी सलाहकार के रूप में ये काम कर सकते हैं, जबकि ये किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो वकील और अधिवक्ता के बीच में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अर्थात अगली जो न्यूज़ है वो तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध यानी कि जनरेशनल प्रतिबंध की यहाँ पर बात कही गई है। जो मालदीव है, मालदीव ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। पीढ़ीगत प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक डेट से, जैसे आज 9 नवंबर है, तो 9 नवंबर से ये डिसाइड हो जाए कि 9 नवंबर के बाद जिन भी बच्चों का जन्म होगा उन्हें तंबाकू बेचा ही नहीं जाएगा, वो कभी भी अपने जीवन में तंबाकू खरीद ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि 9 नवंबर के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनमें से कोई भी बच्चा तंबाकू नहीं खरीद सकता है। अर्थात कि ये जनरेशन है, अब इनको तंबाकू मिल ही नहीं सकता है। तो इसी को कहा जाता है पीढ़ीगत प्रतिबंध। ठीक है, तो यहीं पर यही बताया गया है किसी एक निश्चित तिथि के बाद पैदा हुए जो बच्चे हैं वो सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद को ये खरीद नहीं सकते हैं, जिससे कि अब वो चाहे किसी भी उम्र में हो जाए फिर भी वो उसे नहीं खरीद सकते हैं। अर्थात अब जो पीढ़ी है उसको तंबाकू नहीं मिलेगा। तो ये तंबाकू पीढ़ीगत प्रतिबंध यहाँ पर हो गया। इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण के लिए और कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? जैसे यहाँ पर निगरानी करना, जैसे भारत में कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं दिया जा सकता है। 100 कोई भी स्कूल है उसके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नहीं बेचा जा सकता। इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, टैक्स बढ़ाना, अवैध व्यापार को रोकना, ठीक है, नए निकोटिन उत्पादों को विनियमित करना, ये सभी उपाय हैं जिनका उपयोग तंबाकू का जो उत्पाद है उनको रोकने के लिए किया जाता है। तंबाकू उपयोग की स्थिति की बात करें तो दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन लोग जो है वो तंबाकू सेवन करता है और लगभग 80% जो है वो निम्न या मध्यम आय वाले देशों के रहने वाले लोग हैं। अर्थात जो निम्न आय वाले लोग होते हैं, देश होते हैं, वहाँ पर तंबाकू का उपयोग ज़्यादा होता है। यही ये बात कह रहा है। तंबाकू उपयोग के यहाँ पर कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे सिगरेट, हुक्का, सिगार, गर्म तंबाकू, रोल और ऑन तंबाकू, पाइप तंबाकू, धुआं रहित तंबाकू उत्पाद, ये सभी इसमें आते हैं। वैश्विक स्तर पर तंबाकू को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें तो WTO ने 2003 में WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ये अपनाया था और वर्तमान में लगभग 183 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक है, तो ये तंबाकू के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं उमंगोट नदी की। तो उमंगोट नदी मेघालय में होती है और ये अपने हरे और नीले क्रिस्टल जैसे साफ पानी के लिए ये विख्यात है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पर जो नाव है, नाव की परछाई भी यहाँ पर पानी में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही साफ पानी यहाँ का है और यहाँ का पानी मटमैला होता जा रहा है, यही यहाँ पर न्यूज़ है। इसे दाव की नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वो शिलोंग की चोटी के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती है। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के एक छोटे से कस्बे दावकी से होकर के दक्षिण की ओर तथा अंततः बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है। दावकी है जो भारत बांग्लादेश सीमा के निकट अवस्थित है और इसे बांग्लादेश का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो रीपनार, जैंतिया हिल्स और हिमा खैरिसिया खासी हिल्स के बीच प्राकृतिक सीमा भी ये बनाती है। अर्थात जो जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स हैं उनके बीच में ये एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा ये बनाती है, उनके बीच होकर के ये बहती है।
इसी के साथ में अब जीपीएस स्पूफिंग की चर्चा में है। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या है कि एयरलाइंस कंपनियों ने कहा है कि अभी दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसके आसपास जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब जो एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन अपने एक निश्चित पाथ को वो उस पर चलता है और उसके लिए वो जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग वो करता है। अगर उसको जो मिलने वाले जो डेटा है या उसको मिलने वाला जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है, यानी कि जो जीपीएस जो आंकड़े उसे मिल रहे हैं वो अगर गलत होते हैं, उनको अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसे ही जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है? तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए जीपीएस सिग्नल्स को प्रसारित, गलत जीपीएस सिग्नल्स को प्रसारित ये करता है। ये जीपीएस उपग्रहों के कमजोर संकेतकों का ये फायदा उठाते हैं और ये उसे नकली संकेतकों में बदल देते हैं, जिससे कि जो रिसीवर होता है वो गलत अवस्थिति दिखाने लगता है। इससे विमानन, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्रों को बाधित करने में इनका उपयोग किया जा सकता है, अर्थात इनको इससे खतरा है। अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो यहाँ पर जो इसकी लैंडिंग लोकेशन मान लीजिए ये होने वाली थी, लेकिन जो स्पूफर सिग्नल है उसने यहाँ पर गलत सिग्नल दिया और उसने इसको यहाँ पर सही लोकेशन दिखाई। तो अब वो यहाँ ना जा करके यहाँ जाएगा विमान। तो इससे क्या होता है कि जो विमान है, विमान को खतरा हो सकता है। इसी प्रकार से जीपीएस टेक्नोलॉजी जिस भी क्षेत्र में उपयोग की जाती है उसको खतरा इससे हो सकता है। बिहार की गोगा बील भी चर्चा में है, क्योंकि बिहार की गोगा बील झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और भारत की ये 94th अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल ये बन गया है। अभी 1-2 दिन महीने पहले ही भारत जो बिहार है, बिहार के ही 2 और झीलों को, जो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को भी रामसर कन्वेंशन में इन्हें शामिल किया गया था। और ये एक प्रकार की ऑक्सबो आर्द्रभूमि है, अर्थात जैसे जो नदी है, नदी कुछ इस तरीके से बहती है ना। अब नदी यहाँ पर लगातार कटाव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर वो लगातार निक्षेपण कर रही है। तो एक समय के बाद में जो नदी है, नदी अपना मार्ग ये बना लेती है। तो ये जो अलग से एक झील, यानी कि ऑक्सबो, यानी कि गाय का या बैल का खुर होता है, उसके जैसा ये स्थान अपनी झील ये बना लेती है, तो इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की ऑक्सबो लेक है और ये उत्तर में महानंदा और कंखार नदियों और दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रसार से ये बनी है। इसका महत्व अगर हम देखें तो भारत का बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व ये है और यहाँ पर विभिन्न पक्षियों का पर्यावास यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर बहुत से प्रवासी पक्षी भी आते हैं, तो इसका पर्यावरणीय महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारी गोगाबील झील है, वो हो गई। अब हमारी जो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हमारी क्रिसमस द्वीप के बारे में है। तो अभी जो गूगल है, गूगल ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर अपना एक एआई का जो डेटा सेंटर है वो बनाना चाह रहा है। हाँ, तो एआई डेटा सेंटर गूगल बनाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिसमस द्वीप में। तो ये जो है क्रिसमस द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पर ये भारत है। तो यहाँ पर ये क्रिसमस द्वीप यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया का इस पर नियंत्रण है। स्थान इसका हिंद महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर पश्चिम में ये विद्यमान है। इसे हिंद महासागर का गैलापागोस भी कहा जाता है। गैलापागोस जो है वो जो प्रशांत महासागर है, वो प्रशांत महासागर में वो अवस्थित है और वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जैव विविधता है बहुत ज़्यादा समृद्ध है, इसीलिए उसे बहुत ही बेहतर या बहुत ही पर्यटक स्थल वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इसे भी भारत का हिंद महासागर का गैलापागोस नाम इसे दिया गया है। 135 वर्ग किलोमीटर का ये द्वीप है और यहाँ पर लाखों लाल केकड़ों का वार्षिक प्रवासन होता है। व्हेल शार्क यहाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी यहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। और जो क्रिसमस द्वीप है, सुंडा जलडमरू मध्य और लोम्बोक जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी में बहुत अच्छी स्थिति में ये विद्यमान है ना। यहाँ पर ये जो अलग अलग जलडमरू मध्य हैं, इनकी निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हमारी जो आज की सुर्खियों में रहा स्थल है, इस पर हम बात करते हैं।
तो आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है पेरू। तो पेरू क्यों चर्चा में रहा? भारत और पेरू के बीच में व्यापार समझौते हुए हैं, तो उनका जो 9वां दौर है वो सफलतापूर्वक संचालित हो चुका है, तो इसीलिए जो पेरू है वो चर्चा में रहा है। पेरू की अगर अवस्थिति की बात करें, तो ये जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिम में ये अवस्थित है। बोलीविया, चिले, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये इसके जो पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती जल निकाय जो है वो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, ये इसका सीमावर्ती जल निकाय है। अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, तो पेरू 3 लंबवत क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो ये क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर इसको सियरा या फिर एंडीज भूमि कहा जाता है, इसे कोस्टा कहा जाता है, और जो ये क्षेत्र है इसे अमेजोनिया या सेल्वा का क्षेत्र इसे कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट हुआसकरान। तो ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर ये। और जो टीटीकाका झील है, ये जो टीटीकाका झील है बोलीविया में भी इसका विस्तार है। ये झील यहाँ पर है और ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है, अर्थात यहाँ पर जो नाव है वगैरह है वो जा सकती है, और इसका प्रसार बोलीविया में भी है। तो इस प्रकार से हमने जो आज की मुख्य खबरें हैं, आज की जो हमारे मुख्य सुर्खियों में रहे स्थल थे, चाहे हमारी संक्षिप्त सुर्खियां थी, इन सबको हमने विस्तार से कवर किया है। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक फिर से आपके सामने हमारा वीकली राउंड अप लेकर के आएंगे। तब तक आप लगातार न्यूज़ टुडे वगैरह देखते रहिए, और विजन आईए से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।